नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी जीके की बात करने वाले हैं, पर इससे पहले आप ये समझ लें कि यूपी जीके क्यों पढ़ना आवश्यक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा, लेखपाल का नया सिलेबस आया। पहले सिलेबस कुछ और हुआ करता था, अब सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने निकाला है। उसमें उन्होंने देखा, आपने देखा होगा या नहीं देखा है तो यहाँ पर समझ लें अच्छे से। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उसमें आपको 20 मार्क्स जो हैं वो यूपी जीके या फिर आप कह सकते हैं यूपी स्पेशल, है ना, इससे मिलेंगे। तो इसमें हमें यूपी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना है, क्योंकि देखिए कोई भी पेपर 100 नंबर का है, उसमें अगर 20% क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहा है, आप देखेंगे हिस्ट्री से 5 नंबर, ज्योग्राफी से 5 नंबर, पॉलिटी से 5 नंबर, पर यूपी जीके को 20 नंबर का वेटेज दिया गया है। तो इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे यूपी का सिलेबस क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको पढ़ना है, संस्कृति आपको समझनी है, उत्तर प्रदेश की कला, स्थापत्य कला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि एक सीरीज चलाई जा रही है, 1 टॉपिक 1 क्लास की, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के त्योहार, लोक नृत्य, क्षेत्रीय भाषाएं, साहित्य, इन सब से क्लासेस कवर कराई हैं, जिसमें हर वो महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये भी है। और इसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी पूरे प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये चीज हो गई। पहले आप सिलेबस में ये सारे टॉपिक देखे हमने, फिर अगले में देखिए उत्तर प्रदेश की धरोहर, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन। ठीक, आज ऐसे ही ये सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश की मिट्टी की क्लासेस आपको कराई जा चुकी है 1 टॉपिक 1 क्लास में, जलवायु कराया जा चुका है। फिर वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत वन है, उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ क्या खनिज पाया जाता है, कौन सी खदानें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कृषि को देखेंगे, उद्योग को देखेंगे। ये सब हमने बहुत सारे इसमें के टॉपिक 1 टॉपिक 1 क्लास में कवर भी कराए हैं, तो आप उनको देखें। वो छोटी क्लासेस हैं, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छी क्लासेस हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में व्यापार और रोजगार की स्थिति क्या है, राजनीति और प्रशासन कैसा है, देश आजाद होने से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, उसके बाद कैसे 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 उत्तर प्रदेश का ग्रोथ हुआ, ये सब आपको समझना है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान घटनाएं और उपलब्धियां। देखिए, यहाँ पर लिख दिया इन्होंने वर्तमान घटनाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यूपी का करंट, ये आपको पढ़ना है। अब इस समय आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का बजट आया है, वो आपको पूरा पढ़ना है। उत्तर प्रदेश के बजट पे हमारी एक क्लास है, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा बजट कवर किया। आप वो क्लास देख लें, जिससे आपका बजट का कॉन्सेप्ट, बजट के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की पहली आर्थिक समीक्षा आई है, जो कि भारत में ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बन गया है, तो ये भी बात आपको ध्यान देनी है और उसको तैयार करना है। ठीक है, और इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में जो नई स्कीम्स आई हैं, जो पुरानी स्कीम्स हैं जो अभी तक चल रही हैं, और नए 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 जो आविष्कार हो रहे हैं, या उत्तर प्रदेश किस फील्ड में कैसा काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों में पढ़ना है। ठीक, तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर कराए जाएंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसमें उस एग्ज़ाम का सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने यूपी का जो भी सेक्शन था, जो भी सिलेबस था, वो समझ लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद देखिए, हमने ये बात की है अपने क्लासेस में कई बार, और आज फिर इस पर बात करते हैं कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ना, मतलब उसको रीड करना, फिर उसकी प्रैक्टिस करना, और उसके बाद उस टॉपिक के उसको रिवाइज करना। ठीक है, रिवीजन, ये मूल मंत्र है आपकी सफलता के। अगर आप चाहते हैं कि आप लेखपाल या लोअर पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम में सफल हो, तो इस फॉर्मूले को फॉलो करें और इसमें आप रीड करें किसी भी टॉपिक को। मान लीजिए जैसे आपने उत्तर प्रदेश की कृषि पढ़ ली, ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का कृषि का टॉपिक पूरा पढ़ने के बाद इसके 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करिए। अब आप सोचेंगे कि ये प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस सबसे पहले करिए पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू में आप यूपी
ट्रिपल एससी जो आयोग है उसके पेपर देखिए, और यूपीपीसीएस, ठीक। और उत्तर प्रदेश द्वारा कराया गया वो कोई भी पेपर जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी करिए। फिर जब ये रीड हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए 100 क्वेश्चन की, तो रिवीजन करिए अपने आप को। जैसे आप मान लीजिए हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आप 5 दिन का टारगेट बना लीजिए कि 5 दिन हमें ये चीजें कवर करनी है और छठे 7वें दिन हमें उसको रिवाइज करना है। तो सैटरडे संडे रिवीजन को दे दीजिए, सैटरडे संडे फॉर एक फुल लेंथ टेस्ट भी लगा लीजिए, ठीक। हमारे पास भी क्या कहते हैं लेखपाल के लिए फुल लेंथ टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपको उन्हें ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे, तो आपको उसकी डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिए। आज हम थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे पीवाईक्यू के। ये उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी आयोग में अब तक पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास और उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप बताएंगे तो वो है सारस क्रेन। क्वेश्चन ये आसान है, पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। आप ये क्लास जरूर देखिए। तो आप देखेंगे कि यह पक्षी अपनी ऊंचाई, सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। सारस क्रेन को भारतीय परंपरा में सौभाग्य और निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह प्रायः उत्तर प्रदेश के खेतों और आर्द्र भूमियों वेटलैंड में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो राज्य पशु अगर आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो वो हो जाएगा दलदली हिरन, जिसको हम बारहसिंगा कहते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम स्वैम्प डियर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में तराई इलाका जो है वहां दलदली भूमि पाई जाती है, उन्हीं में ये पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की जैव विविधता का प्रतीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मिसापुर था। तो ये बात सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। फिर अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं कि ABC 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, फिर इन स्टेटमेंट में आगे ऑप्शन है कि दोनों सही, ए बी सही है कि सिर्फ ए सही है, कि तीनों कथन सही है कि तीनों कथन गलत हैं, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये चीज आपको पढ़नी है। तो देखिए, इसका पुराना नाम मिसापुर था। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कि सभी कथन ABC सही है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं स्टेटमेंट वाइज। देखिए, ये यूपी ट्रिपल SC आयोग जो है आपका अधीनस्थ आयोग, उसी के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो उसमें आप देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी तैयारी करिएगा। फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो आप देखेंगे तो वो है पलाश। इसके चमकदार लाल नारंगी फूलों के कारण जंगल की ज्वाला भी इसे कहा जाता है। इनके फूलों का उपयोग प्राकृतिक रंग बनाने में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पलाश के फूल का प्रयोग प्राकृतिक रंग बनाने में किया जाता है, और इनके चमकदार लाल नारंगी रंग के कारण इन्हें जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? अब देखिए, हमने ये पढ़ रखा है कि उत्तर प्रदेश 9 राज्य, ठीक, और /UT से घिरा हुआ है। तो अगर आप 9 राज्य यूटी देखेंगे तो एक यूटी है, कौन सी? दिल्ली। बाकी अगर आप देखेंगे तो 8 जो है वो राज्य हैं, है ना, ये याद रखिएगा एकदम। और देखिए कौन कौन सा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। और आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ लगती है? वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, ठीक है। और एक ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला है जो 2 से 3 से ज्यादा राज्यों से लगता है, 4 राज्यों से लगता है ना। तो उस जिले का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से लगता है। आप देखिए, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। 1921 में राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। 1935 लखनऊ को औपनिवेशिक राजधानी घोषित किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश राज्य बना दिया गया। तो देखिए, एक यहाँ पे पॉइंट आप समझिए कि जो 24 जनवरी है,
इसको हम क्या मनाते हैं? यूपी दिवस, ये याद रखिएगा। और इसका कारण ये है कि 24 जनवरी 1950 को हमने उत्तर प्रदेश राज्य बनाया था। सबसे पहले आगरा राजधानी हुआ करती थी, राजधानी आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हुई, इलाहाबाद से 1921 में राजधानी लखनऊ बन गई, और 1935 में जो राजधानी लखनऊ थी उसको परमानेंट कर दिया गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उद्देश्य कहाँ दिया था? तो ये आप देखेंगे तो इसका आंसर है सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के सारनाथ में अपना पहला उद्देश्य दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, सारनाथ से क्वेश्चन बनता ही है। लोग वाराणसी जाते हैं तो सारनाथ घूमने भी जाते हैं, बहुत अच्छी जगह है, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन, बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की? तो ये आंसर हो जाएगा 80। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? संत, ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है संत चरित संग्रह, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभार इसमें फिर ये लिखा आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है, तो इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएंगे आदिनाथ, जिनको हम ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। आदिनाथ का चिन्ह बैल था, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आदि पुराण जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। इसे जैन आचार्य जिनसेन ने लिखा था। यह ग्रंथ मुख्य रूप से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, उनकी जीवनी और उनके चरित्र का वर्णन करता था। इनका जीवन, उनके उपदेश, उनका धर्मचक्र प्रवर्तन, सबके बारे में इसमें विस्तार से वर्णन है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो आदि पुराण है वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से। जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है, तो ऋषभ देव, आदिनाथ से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो अब देखिए जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए उनका एक प्रतीक हुआ करता था, तो उसमें इन्होंने 23वें तीर्थंकर का प्रतीक पूछ लिया है, तो ये सर्प है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प है। देखिए यहाँ पे देखिए पार्श्व लिखा है, ऐसे यहाँ पे सर्प लिखा है, इस तरह से इसको याद कर लीजिए। पार्श्व सर्प ऐसे 4-5 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। जनपद उन्नाव का मूल नाम क्या था? तो ये आपको बताना है। इसका नाम था सवई गोदो। पहले प्राचीन काल में 1200 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र को सवई गोदो के नामक नगरी थी, जो बाद में नष्ट हो गई। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए एंशिएंट समय में उत्तर प्रदेश के जिलों का क्या नाम हुआ करता था, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, और इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। आप इन पे क्वेश्चन तैयार करिएगा इस तरह के, जैसे कि कन्नौज, ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया भी है प्रैक्टिस सेट में, कि कन्नौज को प्राचीन काल में किस नाम से बुलाया जाता था। ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, लखनऊ के किस नवाब ने बड़े इमामबाड़ा परिसर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, इसमें जो नाम लिखा है वो गलत है। असफुद्दौला ने 1780 में कराया था। यह इमारत न केवल धार्मिक महत्व से थी, बल्कि उस समय आए अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने का उद्देश्य से बनाई गई थी। और हमेशा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अकाल से राहत देने के लिए किस नवाब ने बड़े इमामबाड़ा की रचना करवाई थी, या फिर आप कह सकते हैं कि निर्माण करवाया था, है ना। तो जब निर्माण करवाया था उसका कारण था अकाल से जो समस्या आई थी उसको सॉल्व करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, अकाल से लोगों को बचाने के लिए। तो उनका नाम है असफुद्दौला। और बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? तो आप देखेंगे ये 1765 हो जाएगा, 1765। ठीक है, इस संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को इलाहाबाद और कड़ा जिला सौंपा। इसके साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी बनता है, पर ये संधि जो हुई थी वो इलाहाबाद की संधि हुई थी। उत्तर प्रदेश
में, तो इस वजह से यूपी स्पेशल, यूपी हिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से संबंधित थे? तो आप देखेंगे ये पटियाली शहर है, और पटियाली शहर को आज के टाइम में काशगंज नाम से हम जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। भारत में गजल गायकी के जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमीर खुसरो को। ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारत में गजल गायकी के जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, इसलिए क्वेश्चन यूपी की हिस्ट्री और यूपी के जीके में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1858 में दिल्ली विभाग को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई, और आगरा से स्थानांतरित करके इसको इलाहाबाद किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर हमने पढ़ा 1921 में इलाहाबाद से हमने कहाँ स्थानांतरित कर दिया? लखनऊ। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर 1935 में लखनऊ को हमने औपचारिक रूप से राजधानी बना दिया हमेशा के लिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम के महानायक प्रमुख निम्नलिखित में से कौन से थे? तो अगर आप देखेंगे बिजनौर से संबंधित जो थे वो भक्त खान थे। ठीक, भक्त खान बिजनौर जिले से संबंधित थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 की क्रांति को हम बोलते हैं, उसमें भक्त खान का संबंध बिजनौर से था, और वो दिल्ली के विद्रोह के उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये आपकी यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप देखें। इससे रिलेटेड और भी PYQs हम कवर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। सारे जितने भी अब तक UPSSC आयोग ने क्वेश्चन करवाए हैं वो सब क्वेश्चन आपके कवर कराए जाएंगे। तो आप पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।